हेलो। हाँ भाई, तो लास्ट टाइम क्या देख लिया था हमने? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना, क्या दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मिरर मूव करने लग जाए और ऑब्जेक्ट भी मूव करने लग जाए तो हमें पता लग गया था क्या कि अगर वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है तो फिर इमेज के पास सेम वेलोसिटी जाती है, लेकिन अगर वेलोसिटी मिरर के ऑपोजिट है तो फिर हमें रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और फॉर्मूला हमें क्या मिल गया था? फॉर्मूला मिला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर is negative of velocity of object with respect to mirror। किसी को इसमें कोई कष्ट या समस्या है? कोई डाउट किसी को? नहीं? चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। तो एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विजिबल, या फिर मैं कह सकता हूं मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। तो इस नाम से भी हेडिंग रहती है कई बुक्स में। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूं कि बताओ मिनिमम लेंथ मिरर की कितनी चाहिए होगी? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट ऑब्जेक्ट इमेज। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि मान लो कि आपके पास एक h हाइट की ऑब्जेक्ट है और सामने एक मिरर है, तो इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्ट को अपनी पूरी इमेज दिख सके? तो दो केसेस आते हैं ठीक है ना। पहला केस मैं ले रहा हूं, आईज आर द टॉपमोस्ट पॉइंट, यानी जो आदमी है जो खुद की इमेज देखना चाह रहा है उसकी आंखें जो हैं वो बॉडी के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर हैं। ऐसा दुनिया में जनरली नहीं होता है क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर हमारा फोरहेड वगैरह आता है, ठीक है ना, सर वगैरह होता है, तो थोड़ी सी गैप रहता है। लेकिन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मान के ये चल रहे हैं कि जो एच हाइट का आदमी है उसके एकदम टॉप पर, बॉडी के एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या है? आंखें हैं। तो सवाल आता है कि कितना मिनिमम लेंथ का मिरर उसे अपने सामने रखना पड़ेगा ताकि उसकी पूरी इमेज उसे दिख सके। अच्छा, यहां मैं दिखने की बात कर रहा हूं। अगर मैंने सवाल किया होता कि बताओ उसे अगर अपनी पूरी इमेज फॉर्म करनी है तो फिर मिरर कितना बड़ा होना चाहिए, तो फिर आंसर आ जाता कि मिरर आप जितना छोटा ले सकते हो उतना छोटा ले लो, इमेज तो हमेशा पूरी ही बनेगी। मतलब क्या है इसका? अगर आपके पास h हाइट का आदमी है और आपने बहुत ही छोटा सा मिरर उसके सामने रख दिया है, याद रखना कि इमेज तब भी पूरी ही बन रही होती है लेकिन पूरी दिख नहीं रही होगी आदमी को। समझ आ रही है बात? तो इमेज का बनना और इमेज का दिखना दो अलग चीजें हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। अगर आदमी के सामने थोड़ा सा भी मिरर है तो इमेज तो बनने वाली है, लेकिन यहां सवाल हो रहा है कि बताओ कितना बड़ा मिरर लें ताकि इमेज दिखे भी, ठीक है ना, बन तो रही है पर पूरी इमेज दिखनी भी चाहिए। तो वो करने के लिए हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा, सबसे पहले आंखों से, अच्छा मिरर एकदम सामने होना चाहिए क्योंकि आंखों के अंदर रे जानी है, ठीक है। तो मान लो सूरज से रोशनी आई, आंखों पे गिरी, आंखों से रिफ्लेक्ट हुई, गई और मिरर से टकराई और लौट के वापस आ गई, तो क्या आदमी को अपनी आंखें दिख जाएंगी? ऑब्वियसली दिख जाएंगी क्योंकि रेज जो थी वो सूरज से आंखों पे गिरी थी, आंखों से टकरा के मिरर पे गिरी है और मिरर से टकरा के फिर से आंखों में चली गई है, तो इस आदमी को अपनी आंखें दिख रही होंगी। तो इसे टॉप मोस्ट पॉइंट तो अपनी बॉडी का दिख गया। अब इसे बॉटम मोस्ट पॉइंट दिखाना है, यानी इसके जो पैर होंगे इसे वो शो करने हैं, ठीक है ना, वो दिखने चाहिए। सबसे पहले मैं देख सकता हूँ आंखों की इमेज यहाँ फॉर्म हो गई होगी, ठीक है ना, इस तरह से आती हुई दिख रही है रे। अच्छा, पैरों की इमेज यहाँ फॉर्म हुई होगी, वो इसे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? यहां से रे, सन से रे आए जो पैरों पे गिरे, वो रे रिफ्लेक्ट होके जब मिरर के ऊपर गिरे तब जस्ट ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो रे कहां चली जाए? आंखों के अंदर चली जाए।
अगर पैरों पे गिरने वाली रे भी आंखों के अंदर चली गई तो क्या उसे अपने पैर भी दिख गए? हाँ, तो अब आप डायग्राम से सीधा देख सकते हो कि भाई उसे अपनी आंखें दिख गई, उसे अपने पैर दिख गए, तो शरीर जो बीच में है वो भी इसे दिख ही गया होगा। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा मिरर में यहाँ पे नीचे लगाता, अगर बात समझ रहे हो, जहां तक मैंने मिरर ड्रॉ किया है उससे भी नीचे अगर मैं मिरर रखता तो उसका कुछ फायदा था क्या? नहीं, लोएस्ट पॉइंट तो दिख गया ना आपको, तो वो एक्स्ट्रा मिरर लगाने का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। तो यही है वो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो आपको चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट अपनी पूरी इमेज को देख सके। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सिंपली क्या हो जाने वाली है हमारी, कि टॉप मोस्ट पॉइंट की रिफ्लेक्टेड रे आंख में चली जाए और बॉटम मोस्ट पॉइंट की रिफ्लेक्टेड रे आंख में चली जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी है थीटा, ये 90, ये 90 और ये तो कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। एल आपको क्या मिल गया है, h/2। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या आ जाती है हमारे पास, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर टू सी, देखने के लिए कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज इज h/2। किसी को इसमें कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख, बताइए बताइए। इसके नीचे अगर आप कांच रखते तो क्या होता, आपको जमीन दिख रही होती, थोड़ी बहुत आपको जमीन भी दिख रही होती, पर हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है आदमी की पूरी इमेज देखने से, वो हमें h/2 से दिख जाएगी। अच्छा, अब क्या सिर्फ h/2 लेंथ का मिरर होने से काम हो जाएगा? नहीं। तो पहला पॉइंट तो हुआ है ये। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ मिरर भी आपको सही से पता होनी चाहिए कि h/2 लेंथ का मिरर तो हम लें पर उसे सही जगह पर रखें भी तो। मान लो कि आपने क्या किया, ये आपका आदमी है h हाइट का, और आपने मिरर h/2 हाइट का यहां रख दिया। अब क्या होगा, पैर से जो रे जाएगी मिरर के ऊपर गिरेगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब आंखों से जो रे रिफ्लेक्ट होके आएगी वो जब इस मिरर पे गिरेगी तो क्या वो रिफ्लेक्ट होके वापस से आंखों में जा सकती है? आंखों से जो रे रिफ्लेक्ट होके आई है, जो मिरर पे गिरी है, क्या वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस आंखों में जा सकती है? नहीं। तो क्या इस आदमी को कभी अपनी आंखें दिख सकती हैं? नहीं। तो ये आदमी क्या है, ये आदमी है मूर्ख। क्यों? क्योंकि इसने अपने मिरर को कहां रख दिया, जमीन पर रख दिया। इसे ये पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो कि पोजीशन ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए? तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आई लेवल एंड h/2 बिलो इट। आंखों के लेवल से आपको शुरू करना होगा मिरर को, और वहां से h/2 लेंथ नीचे प्लेस करना होगा, तब जाके आपको पूरी इमेज दिखेगी। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ये बोल सकता है कि क्या मिरर की दूरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता? आदमी की मिरर से दूरी कितनी है, मैंने इसकी कोई बात नहीं की है, क्या इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? h/2 लेंथ का मिरर उसने अपनी आंखों के लेवल पे रखा और उसको 1 किलोमीटर दूर रख दिया या 1 सेंटीमीटर दूर रखा, क्या दोनों ही केस में उसे अपनी पूरी इमेज दिखेगी? 1 सेंटीमीटर दूर अगर ये मिरर रखा है, क्या उसे अपनी पूरी इमेज दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी मेरे भाई, क्योंकि मैथ सही है। मैथ झूठ नहीं बोलती। ट्रायंगल तो तब भी कैसे होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। समझ आ रही है बात? तो उसे क्या हो जाएगा, अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। क्लियर है क्या? तो डिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब सवाल ऑब्वियसली ये तो नहीं आने वाला है, ये चीज तो हमें याद रखनी थी सिर्फ। सवाल ये नहीं आएगा कि कितने लेंथ का मिरर होना चाहिए, क्योंकि वो तो दुनिया जानती है। अब वो क्या करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर लेंथ का मिरर देंगे और उसे आदमी के सामने रख देंगे और पूछेंगे कि उस आदमी की टोटल लेंथ का कितना पोर्शन वो देख पा रहा होगा। ऑब्वियसली वो अगर h/2 सामने रख देंगे तो वो खुद की पूरी लेंथ देख पा रहा होगा h। पर मान लो मैंने h/4 लेंथ का मिरर रखा होता, तो फिर मैं खुद की कितनी इमेज देख पा रहा होता? तो उसी पे सवाल आते हैं। तो यही हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो ये है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विजिबल
टू इट, ठीक है ना। तो मान लो कि ये हमारी ऑब्जेक्ट है, h हाइट की, आंखें वही एलियन वाली सर पे हैं एकदम, ठीक है ना, और मिरर को आई लेवल से स्टार्ट किया गया था, किंतु मिरर की जो लेंथ ली गई थी वो ली गई थी h/4। अब सवाल आता है मेरे भाई कि कितनी लेंथ उसे अपनी बॉडी की दिख रही होगी। तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, फटाफट से एक डायग्राम बना लोगे। रे यहां से गई, सीधी टकराई, लौट के वापस आई, आंख दिख गई। आखिरी रे कहां जाएगी, आखिरी रे इस तरह से गई होगी और वो यहाँ कुछ जाके गिर जाएगी, मतलब आखिरी इस पॉइंट से कहीं आई होगी और आंख पे आ गई होगी। उल्टा रिट्रेस कर लिया मैंने, आई तो यहाँ कहीं से होगी, पर मैं उल्टा चल के देख लेता हूँ कि आई तो आंख में ही है ना, तो आंख से भेज दो, जिस पॉइंट पे पहुंचेगी वो ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। आप tan थीटा मेरे भाई देख सकते हो। ये दूरी अगर मैं ले लेता हूँ d है, और ये दूरी मुझे नहीं पता, मैं इसे ले लेता हूँ y है, तो tan थीटा को इस ट्राइंगल से तो मैं क्या कह सकता हूँ, h/4/d, और दूसरे इस ट्राइंगल से मैं क्या कह सकता हूँ, y/d। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, h/4। तो लेंथ उसे जो विजिबल होगी, लेंथ उसे जो विजिबल होगी वो तो यही वाली पूरी लेंथ है, तो वो हो गई h/4 प्लस h/4 यानी कि h/2। तुम लोगों को छोटा सा मेथड भी दिख गया होगा सीधे से। हम ऑब्वियसली रे डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखना। अब ऐसे ही नहीं होगा कि हमेशा आई लेवल से ही मिरर स्टार्ट किया जाए। आप सीधे से याद रखो कि लेंथ विजिबल जो होती है, लेंथ विजिबल जो होती है वो होती है 2 टाइम्स लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर इन यूजफुल रीजन। क्या है भाई यूजफुल रीजन, लेंथ विजिबल का फॉर्मूला हमें बता दिया गया कि 2 टाइम्स लेंथ ऑफ मिरर, कितना मिरर का लेंथ है यूजफुल रीजन के अंदर। तो जरा बता दें कि यूजफुल रीजन भी क्या है। तो यूजफुल रीजन हम निकाल चुके हैं मेरे भाई, यूजफुल रीजन है फ्रॉम आई लेवल टू h/2 बिलो इट। आंख के लेवल से h/2 दूरी नीचे तक जितना मिरर होता है सिर्फ वही तो काम आता है ना। अगर आप पूरा h/2 रख दोगे तो पूरी इमेज दिख जाती है, अगर आपने उससे कम दिखा तो उसका डबल दिख जाएगी। अरे समझ आया क्या। तो ये चीज याद रखना। इस पर मैं सवाल करके दिखाता हूं तो आपको फील आएगी थोड़ी। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, मान लो तो ये आदमी हो गया आपका h हाइट का, ये हो गई उसकी आंखें, ठीक है ना, और ये उन्होंने मिरर प्लेस कर दिया है। तो मिरर है h/2 लेंथ का, ये डिस्टेंस है h/4। सवाल आएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विजिबल टू हिम। अब अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है तो आप सीधे देखोगे कि अरे भाई h/2 है, पोजीशन लेकिन गलत है। पोजीशन गलत है तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ उससे फर्क पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले मैं अपना यूजफुल रीजन ड्रॉ कर लूंगा। यूजफुल रीजन क्या था, मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, आई लेवल से h/2 नीचे, इसके बीच में जितना मिरर है सिर्फ वही मेरे काम का है। इसके ऊपर और इसके नीचे वाला जो मिरर है वो आपके लिए यूजलेस है। वहां जो भी रेज टकराएंगी वो रिफ्लेक्ट होके आंख में नहीं जा पाएंगी। तो आप रट लो ये चीज कि आंख के लेवल से h/2 नीचे तक जो रीजन है सिर्फ मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाहर जो मिरर है वो इमेज फॉर्मेशन, इमेज दिखाने के काम में नहीं आता। इमेज फॉर्म तो करता होगा वो, पर इमेज दिखेगी नहीं उससे। तो देख लेता हूं मैं कितना मिरर उस रीजन के अंदर है। तो ऑब्वियसली ये दूरी भी आपको दिख रही है कितनी है भाई, h/4। तो ये आपका h/4, ये आपका h/2 और ऊपर भी है h/4। तो यूजफुल मिरर सिर्फ कितना बचा, h/4। ये मिरर जो है, ये मिरर जो है यूजफुल रीजन का जो मिरर है वो सिर्फ कितना है, h/4 है। तो लेंथ विजिबल जो होगी, लेंथ विजिबल जो होगी वो होगी 2 टाइम्स विजिबल रीजन का
यानी कि h/2। अरे समझ आया क्या? तो h/2 लेंथ का मिरर आपने सामने रखा तो आपको टोटल लेंथ बॉडी की कितनी दिखी? h/2 ही दिखी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने पोजीशन थोड़ी सी गलत कर दी है। अगर आप इसे ऊपर स्लाइड कर दो h/4 तो पूरा मिरर यूजफुल रीजन में आ जाएगा, तो h/2 इंटू 2 यानी कि h आपको टोटल लेंथ दिख जाएगी। अरे कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, h लिखना है और n लिखना है बस। बॉडी का कौन सा पार्ट दिखेगा वो भी आप बता सकते हो विदित, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप बता सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, हालांकि वो पूछा नहीं जाता है, पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। इस तरह से आपको सिर्फ रे डायग्राम बनाना होगा, ये और ये। तो तुम्हें दिख रहा है कि पहली रे जो आंख में गई होगी वो कहां से गई होगी? ये h/4 ऊपर, तो h/4 नीचे, यानी यहां से दिखना शुरू होगा, और फाइनली ये रीजन आपको दिख रहा होगा। बना सकते हो क्या मेरे हिसाब से? अरे बना सकते हो ना, डायग्राम बना के देखना है बस। वो तो फिर ट्रायंगल से निकल जाएगा हमारा। जनरली हमसे सिर्फ लेंथ पूछी जाएगी, मेंस वगैरह का सवाल है। लेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हो। क्लियर है? तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ बॉडी विजिबल टू मैन। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो ये 2 मीटर का आदमी है, ठीक है ना, और ये रहा आपका मिरर। 0.4 मीटर, उसके बाद 0.1 मीटर का गैप है, उसके बाद पूरा मिरर आपके पास है। ठीक है ना, कंप्लीट है। कितनी लेंथ विजिबल होगी बताओ? बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दिया है और सभी का सेम है, यानी सही होगा। जी हाँ, तो पहला वाला देख लिया जाए। सिर्फ मुझे अपना रीजन ड्रॉ करना है, ग्रीन जोन कौन सा है हमारा। तो यहां से ग्रीन जोन शुरू होगा, 2 मीटर यानी आधी हाइट, 1 मीटर नीचे तक ग्रीन जोन रहने वाला है। यहां से कितना मिरर आ गया? 0.4, बिल्कुल अंदर है। 0.5 हो गई यहां तक दूरी। फिर कितना और बचेगा? तो 0.5 मीटर और मिरर यहाँ पे अंदर काम का बच जाएगा। तो टोटल मिरर जो यूजफुल है, यूजफुल मिरर अगर मैं ड्रॉ करूं तो यूजफुल मिरर मेरा भाई हो गया है 0.4। तो ये वाला 0.1 वेस्ट हुआ था, 0.5 बचा था, तो वहां पे मिरर था, तो 0.9 बेसिकली। तो लेंथ जो विजिबल हो जाएगी वो लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 0.9 यानी कि 1.8 मीटर। अरे कोई दिक्कत? अगला वाला बताइए, सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वाला अभिरूप का सिर्फ अलग है, बाकी सभी का सेम है।
अभिरूप जी ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, या तो आपने सही कर दिया है और बाकी सबने गलत किया है। बाकी सभी का सही है, अखिल जी सही है आपका, सौम्य जी आपका भी सही है। तो ग्रीन जोन यहां से शुरू होगा हमारा और 0.5 मीटर नीचे तक वैलिड होगा। बस देखे लेते हैं भाई, 0.5 मीटर तक। यहां से नीचे से कितना हो गया, 0.3, 0.3, 0.6, 0.7, यानी ये बेसिकली 0.3 था। 0.3 और 0.3 0.6 हो गया ये। नहीं नहीं नहीं, इसमें से 0.1 वेस्ट होगा और सिर्फ काम कितना आएगा, 0.2। ये तो पूरा ही फालतू है, ये तो नीचे पड़ा हुआ है। तो सीधे से यूजफुल मिरर हमारा कितना बचा, मिरर आपका बच गया 0.3, सॉरी 0.2। तो लेंथ जो विजिबल होगी आपको वो 2 इंटू 0.2 यानी कि 0.4 मीटर। अरे समझ पा रहे हो क्या, क्या मुझे और सवाल कराने की जरूरत है इसके ऊपर, या सभी को क्लियर हो गया है? अगर ये नहीं कर पाए तो इसमें बचेगा ही क्या, बस आपको वो जोन पता करना है, उसमें कितना लेंथ का मिरर है ये पता करना है, ठीक है ना। थोड़ा टफ बेटा इसमें हो ही नहीं सकता। इसमें मैं टफ क्या करूं, मैं सिर्फ मिरर की पोजीशन बदल सकता हूं। और अगर आप में थोड़ा भी दिमाग चलता है आपका, तो आप ये तो देख ही लोगे कि इस ग्रीन जोन के अंदर कितनी लेंथ का मिरर है। अरे है कि नहीं, इसको टफ कैसे करूं मैं, टफ करना संभव ही नहीं है ऐसे। चलिए, अब इसमें मैंने कहा था कि एक और करा दीजिए, कोई कह रहा है, चलिए एक और करा देते हैं भाई, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल, किसी को भी दुखी नहीं करेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बेटा मेंस में आता है, आया है, आता है मतलब क्या, ये 3 मीटर का आदमी है, वही उसकी आंखें, खतरनाक, ठीक है ना भाई। और ये मिरर रखा हुआ है, जैसे नीचे से सीधे में रख देता हूं 1.7 मीटर, ठीक है ना। फिर 0.3 मीटर तक कुछ नहीं है, ये हो गया 2 मीटर। फिर 0.1 मीटर, 2.1 मीटर, और फिर कुछ नहीं है। बता दो भाई। बताइए। सभी ने दे दिया आंसर, मैं चाह के भी क्या करूं इसमें। जिन्होंने एक और कहा था उनका हुआ क्या? सत्यम जी पूछ रहे हैं, फिजिक्स पूछ रहे थे कि फिजिक्स टफ चैप्टर कौन सा है। टफ चैप्टर कौन सा है, टफ चैप्टर कौन सा है, बताओ भाई, जनता बताएगी टफ चैप्टर कौन सा है। ये मृगांका, पगला गए हो क्या, क्या आंसर दे रहे हो। बिल्कुल सभी ने बहुमत से कहा है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 बार पढ़ाया गया है, तब भी टफ लग रहा है, यानी सच में टफ है, समझ रहे हो। तो थर्मो है बहुमत से आंसर, थर्मोडायनेमिक्स ही टफ होगा फिर। और उसकी सिर्फ एक ही कारण होता है थर्मोडायनेमिक्स टफ लगने का, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं उसमें। चलिए देख लेते हैं, तो सभी ने लगभग सेम दे दिया है आंसर। यहां से ग्रीन जोन स्टार्ट हुआ है और 1.5 मीटर नीचे तक ग्रीन जोन रहने वाला है। तो मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। ये देख लो 2.1 है तो ये 0.9 है, यहाँ तक पॉइंट, ये 1 मीटर हुआ तो ये वैलिड है पूरा। ये 1.3 मीटर हुआ तो यहाँ तक भी वैलिड है। 1.3 प्लस 0.2 और आ पाएगा, यहाँ से 0.2 और आ पाएगा, उसके बाद हमारा वैलिड नहीं रहने वाला। तो 0.2 और 0.1 लेंथ यूजफुल जो बची मिरर की 0.3, तो विजिबल जो बचा हमारा वो 2 इंटू 0.3 यानी कि 0.6। अरे क्लियर है क्या भाई, आगे बढ़ जाएं क्या। तो आगे का सवाल है हमारा केस बी। केस बी क्या है, केस बी है इफ आईज आर नॉट द टॉप मोस्ट पॉइंट।
यानी कि आम इंसान अगर शीशे में खुद को देखे तो, ठीक है ना, यानी आंखें इस बार सर के ऊपर नहीं है, तो आंखों का लेवल थोड़ा सा लेवल पे है, कुछ इस तरह से। समझ आई बात? तो आदमी की हाइट तो है h, मैं मान लेता हूं, और ऊपर से मान लेता हूं मैं आंखों का लेवल सर से नीचे है y। तो क्या अब मुझे कोई बता सकता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या चाहिए होगी खुद की पूरी इमेज देखने के लिए? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, minimum length of mirror to see complete image. h/3, ये तो रैंडम गैस लग रहा है मुझे, तो देखे लेते हैं भाई, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद तो हमें पता ही कि फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा सोच के देखो कि टॉप मोस्ट पॉइंट अगर दिखना है तो कैसा होना चाहिए। यहाँ कहीं मिरर ले लेता हूँ मैं, तो बड़ा सा मिरर ले लेता हूँ, जो यूजफुल होगा वही सिर्फ काम आएगा हमारे। तो मैंने तो बड़ा सा मिरर ले लिया। अब रे डायग्राम देखो, तो सबसे ऊपर जो रे आएगी ऑब्वियसली टकरा के वो आंख में जानी चाहिए, तभी मुझे अपना सर दिख पाएगा। ये हो गया पहली बात। तो और फिर पैर से जो रे आए वो टकरा के कहां से आ रही है, पैर से जो टकराए वो आके भी कहां जानी चाहिए, आंख में जानी चाहिए, तब मुझे दिखेगा। तो ये मुझे दिख गई क्या, पूरी इमेज। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कितनी है मुझे यही पता करना था। अच्छा, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, ये टोटल डिस्टेंस आपको y दी गई है, तो यही तो सिर्फ मिरर की लेंथ है जो हमारे काम की है, वो कितनी होगी y/2। अरे समझ आया कि नहीं? ट्राइंगल देख लो, टोटल y था, जितना ऊपर से आया उतना नीचे से, तो y/2। और इसके नीचे कितनी हाइट बची है, तो इसके नीचे बची है h-y। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और इतना ही तो हमारा मिरर काम का है, तो हो गया h-y/2। तो यही तो आपका यूजफुल मिरर है। तो मिरर जो आपका यूजफुल बचा उसकी वैल्यू कितनी आई, वो आई y/2 प्लस h-y/2, यानी कि h/2। अरे वही आ गई ये तो। फर्क नहीं पड़ता कि आप एलियन हो, आपकी आंखें सर पे हैं, या फिर नॉर्मल आदमी की तरह सर से थोड़ा सा नीचे हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो आपको चाहिए होगी अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, वो तो h/2 ही चाहिए होगी, जहां h है आपके बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके बॉडी के लोएस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस। अरे समझ आया कि नहीं? मैंने ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लिया है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। बस, तो अब बात आती है कि क्या लेवल होना चाहिए। तो h/2 तो वहां भी था, h/2 तो यहां भी था। अब बात आती है कि लेवल क्या होना चाहिए, h/2 कैसे, ये तो पूछना किसी का लाजमी था। कैसे मतलब क्या होता है? h होगा, इसको सॉल्व करने से h आएगा बेटा। जो भी महात्मा ये कह रहे हैं कि इसे सॉल्व करके h आएगा, वो अब क्या ही बोला जाए उन्हें। ठीक है ना, मैं लोकेशन पे चल लेता हूं। लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो इससे पहले वाले केस में लोकेशन आई थी भाई कि एकदम आंखों के लेवल से शुरू करो और h/2 नीचे चले जाओ। यहां भी हमारे पास h/2 आया, लेकिन क्या मिरर आंखों के लेवल से शुरू हुआ है? क्या मिरर आंखों के लेवल से शुरू हुआ है? ध्यान से देखो, ये रेड लाइन है आंखों का लेवल, और मिरर उसके ऊपर y/2 से शुरू हुआ है और नीचे भी जा रहा है। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है ये दूरी कितनी है ग्राउंड से? ग्राउंड से अगर मैं दूरी बोलूं तो ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी है h-y/2। अरे है कि नहीं है? h-y/2। तो इसे याद करने का सीधा सा तरीका आ जाता है हमारे पास, क्या कि मिरर मस्ट बी प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ h-y/2 above ground, या above लोएस्ट पॉइंट ऑफ बॉडी। लोएस्ट पॉइंट
ऑफ बॉडी। तो उस केस में तो ग्रीन जोन आप डिफाइन करते हो आंखों से लेके h/2 तक नीचे, इसमें ग्रीन जोन आप डिफाइन करोगे पैर जहां है वहां के लेवल से h-y/2 ऊपर, जहां y क्या है याद रखना, y इज डिस्टेंस ऑफ टॉपमोस्ट पॉइंट फ्रॉम आई। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? तो वहां से आपको क्या करना है, h/2 हाइट अबव से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, स्टार्ट करना है h-y/2 अबव ग्राउंड से, और कितनी हाइट का, h/2 हाइट का। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? मैं एक बार करके बताता हूं आपको, शायद कुछ लोग दुखी हो गए होंगे क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लग गया है, ठीक है ना। देख लो, तो मान लो कि ये आदमी है, आदमी है हमारा 1 मीटर का, और यहां है ये 20 सेंटीमीटर नीचे आंखें। तो सबसे पहली बात तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी चाहिए, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर हमें चाहिए होगी L, वो हो जाएगा h/2 यानी 1/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब मुझे ये मिरर प्लेस कहाँ करना है, तो मुझे सिर्फ यूजफुल रीजन पता करना है। समझ आ रही बात? मुझे क्या पता करना है, यूजफुल रीजन कितना है वो पता करना है। तो यूजफुल रीजन स्टार्ट कहां से होगा, तो स्टार्ट होगा अबव फीट, और कितना, h/2 लेंथ, ठीक है ना। h-y/2 लेंथ स्टार्ट होगा उससे। तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो h है आपका कितना 100 सेंटीमीटर, माइनस y था आपका कितना 20/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर ऊपर, फीट से 40 सेंटीमीटर ऊपर से आपका ग्रीन जोन स्टार्ट होगा। और वहां से लेके कहां तक, वहां से लेके h/2 और ऊपर, यानी यहां से लेके 50 सेंटीमीटर और ऊपर तक। तो ये जो रीजन है, ये रीजन आपका इस बार यूजफुल रीजन है। अरे समझ आई क्या बात? ये आपका क्या है, यूजफुल रीजन है। इसके अंदर जितना मिरर होगा उसका डबल आपको क्या दिख जाएगी, लेंथ दिख जाएगी। यानी कि लेंथ विजिबल, वही फॉर्मूला रहता है, लेंथ विजिबल इज 2 टाइम्स यूजफुल रीजन मिरर। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं? अरे कुछ तो लिखो, H लिखो या N लिखो, कुछ तो लिखो। इतना आलस दिखाओगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। चलो सबने लिख दिया है भाई, इसका मतलब सवाल आने चाहिए। N, सत्यम जी को समझ नहीं आया, क्यों भाई सत्यम, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? कष्ट बताओ अपना, क्या कष्ट है तुम्हारा? जल्दी बोलो, समय मत बर्बाद करो पूरी क्लास। अरे बोलो भाई। अरे यूजफुल क्या समझ नहीं आया, अरे बोल तो रहा हूं, रटना भी तो होगा कुछ मेरे भाई तुम्हें। h-y/2 ऊपर से लेके h/2 हाइट उससे ऊपर तक यूजफुल रीजन है। यूजफुल रीजन का मेथड हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। सवाल करोगे तो शायद समझ आ जाए, करके दिखाता हूं मैं, बच्चे आंसर देंगे, तुम देखना, फिर मैं समझाऊंगा तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ये रहा पहला सवाल, और ये रही हमारी आंखें। 1 मीटर का आदमी है और 40 सेंटीमीटर उसके नीचे आंखें हैं। थोड़ा अजीब हो गया पर ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना भाई। तो ये रहा हमारे पास सबसे पहले मिरर 40 सेंटीमीटर का, फिर 10 सेंटीमीटर तक खाली जगह है, और उसके बाद हमारे पास 20 सेंटीमीटर का मिरर और है। तो आपको बतानी है लेंथ विजिबल कितनी होगी, बताइए। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम
स्केल पे नहीं है। कुणाल ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया भाई। संबित का भी सेम है और सही होगा। अभिरूप जी ने फिर अलग दिया है, अरिंदम जी ने फिर अलग दिया है, रोहित का भी अलग है, ये तीनों अलग सेम आ गए हैं। तो अब क्लैश चल रहा है दो आंसर्स के बीच में, भर भर के वही दो आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पार्टी छोड़ दी है कुछ लोगों ने अपनी और दूसरे आंसर की तरफ बदल गए। बढ़िया। चलिए देख लेते हैं। मैं सिर्फ अपना ग्रीन जोन ड्रॉ करूंगा। तो ग्रीन जोन स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा h माइनस वाई बाय 2 अबव ग्राउंड, या पैर जो है आदमी के वहां से। अर्थात h है हमारा 100 सेंटीमीटर माइनस y है हमारा 40 सेंटीमीटर बाय 2, यानी कि जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर से ग्रीन जोन शुरू होने वाला है। तो ये हो गया भाई 30 सेंटीमीटर, यहां से कहां तक? तो यहां से h/2 और ऊपर। तो जोन लेंथ तो हमें पता ही है, दोनों ही केसेस में जोन लेंथ तो यही आती है, वो आ जाती है h/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो यहां से 50 सेंटीमीटर और यानी इस तरह से 50 सेंटीमीटर तक और ग्रीन जोन है। तो बेसिकली ग्राउंड से हाइट क्या हो गई ग्रीन जोन की? 30 + 50 यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर ऊपर से लेके 80 सेंटीमीटर तक जितना मिरर होगा वो यूजफुल होगा। अच्छा भाई 30 तक तो वेस्ट है, ये 40 का था, यानी यहाँ पे कितना यूजफुल हुआ? यहाँ पे यूजफुल हुआ भाई 10 सेंटीमीटर। 40 हो गया, 50 तक कुछ नहीं है, 50 से लेके 80 तक फिर यूजफुल आने वाला है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 80 तक यूजफुल है ना हमारा तो, लेकिन 50 से लेके सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही मिरर है हमारे पास। तो ये पूरा का पूरा यूजफुल रीजन में है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ यूजफुल जो हमें मिली, लेंथ यूजफुल जो हमें मिली वो हो गई आपकी 20 + 10 अर्थात 30 सेंटीमीटर, और विजिबल जो आपको होगा वो होगा 2 × 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। जो लोग 40 सेंटीमीटर आंसर दे रहे हैं उन्होंने ग्रीन जोन को सही जगह से शुरू नहीं कर पाया है कि नहीं? अरे क्लियर हुआ क्या थोड़ा? किसी को डाउट है? एक और सवाल कराया जाए। कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी लूज नहीं करना चाहिए जीवन में, एकदम कचरा चीजें हैं, एकदम हलवा चीजें हैं, अगर इसी में लूज कर जाओगे तो जीवन अच्छा नहीं चलेगा भाई। चलो एक और देख लेते हैं। ये लो भाई, ये मनुष्य लंबा चौड़ा 2 मीटर का, ये आंखें कितना कर लें 60 सेंटीमीटर नीचे, ये शुरू हो गया मिरर। तो ये रहा पहले आपका मिरर 90 सेंटीमीटर का, उसके बाद 10 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं है, उसके बाद फिर आपका मिरर है कितना ले लें 30 सेंटीमीटर का, उसके बाद 10 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं है, उसके बाद मिरर आपका 4 मीटर का है यानी कि 400 सेंटीमीटर तक है। तो आपको बताना है विजिबल लेंथ कितनी है, ध्यान से करो। जोन को सही जगह से स्टार्ट करो और h/2 ऊपर तक एक्सटेंड कर दो। क्या बात है, एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया।
भाई सत्यम किस बैच के हो यार तुम? किस बैच के हो सत्यम मेरे भाई? न्यू हो? अच्छा, वही मैं सोचूं, नाम सुना नहीं था मैंने। HCV में आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है इस टॉपिक के, तो क्योंकि इतना डिटेल में कोई प्लेन मिरर पढ़ाता नहीं है ना यार। अपना तो पांचवा लेक्चर चल रहा है प्लेन मिरर पर ही, तो कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखोगे तो। टॉपिक तो वही है, रे ऑप्टिक्स में ही मिलेगा आपको। चलो, तो आंसर आ गए हैं कई सारे। आइए ग्रीन जोन देख लेते। जमीन से कितना ऊपर शुरू होने वाला है? जमीन से स्टार्टिंग पॉइंट देख लेता हूं मैं, क्या होगा। तो वो होता है h माइनस वाई बाय टू, यानी कि 200 माइनस 60 बाय 2, यानी कि 70 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर आपका ग्रीन जोन स्टार्ट हो जाएगा। और कहां तक एक्सटेंड करेगा? कहां तक एक्सटेंड करेगा अगर आपको ये देखना है, तो एक्सटेंड और करता है कितना वो, h बाय टू, और यानी कि 200 बाय 2, यानी कि 100 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेगा। तो मान लेते हैं यहां तक हमारा ग्रीन जोन होगा कुछ 100 सेंटीमीटर और, यानी ग्राउंड से ग्रीन जोन की हाइट कितनी हो गई, 170 सेंटीमीटर। तो 70 से लेके 170 के बीच में जितना मिरर है वो यूजफुल है। नीचे से चलना शुरू करते हैं। 90 सेंटीमीटर का मिरर था, 70 तक तो वेस्ट है, यहाँ पे यूजफुल हो गया भाई हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर। और 10 जोड़ देते हैं, 100 तक कुछ काम का नहीं, हो गया 100 तक। फिर 30, तो 130, तो ये पूरा काम का है, 130 अंदर है अभी भी, तो 30 सेंटीमीटर काम का हो गया। और 10, 140, 140 पहुंच चुके हैं। तो कितना रीजन और बाकी है, कितना रीजन और बाकी है आपके पास? आपके पास बाकी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का रीजन। और ये मिरर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका यूजफुल सिर्फ कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर। तो टोटल यूजफुल मिरर जो हमें मिला वो कितना मिला मेरे भाई, वो 30 और 30 और 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर मिला। तो विजिबल लेंथ कितनी मिली, उसका डबल, 2 इंटू 80, यानी कि 160 सेंटीमीटर लेंथ विजिबल होगी। अरे समझ आया कि नहीं, बताओ किसी को समस्या? आसान चीजें हैं, बस वो याद रखना है कि कहां से कहां तक विजिबल रीजन होता है। और कराने की आवश्यकता, और सवाल कराने की जरूरत है? सब ने लिख दिया है ना, तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से देखो, प्लेन मिरर में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले आपने इनफाइनाइट इमेजेस जो बनती हैं उनमें इमेजेस की दूरी कितनी होगी वो निकालना सीखा। उसके बाद आपने ये देखा कि एक मिरर की ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए इमेज बनती है, तो इंक्लाइंड मिरर में कितनी इमेजेस बनेंगी ये देखा, कहाँ कहाँ इमेजेस बनेगी ये देखा, है कि नहीं। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने देख ली, फिर लेटरल इन्वर्जन, वाटर इमेज हमने देख लिया, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, फिर मिरर रोटेटिंग हो तो क्या होगा, इंसिडेंट रे रोटेटिंग हो तो क्या होगा, स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल क्या होगा। तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है प्लेन मिरर के ऊपर, इससे ज्यादा चीजें प्लेन मिरर में आपसे नहीं पूछी जाएंगी। समझ आया? वॉल क्लॉक भी था, क्या बात है, अच्छा याद किया। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में, तुम सभी जानते हो कहाँ बढ़ने वाले हैं। आगे हम बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। मिरर रोटेटिंग क्या है सुमित पूछ रहे हैं, रहने दो, अब रहने दो, कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर, चलो तो कर्व्ड मिरर कैसे बनाया जाता है ये देख लेते हैं भाइयों।
कर्व्ड मिरर बनाने के लिए आपके पास क्या है, एक हॉलो ग्लास का स्फीयर है, हॉलो ग्लास का स्फीयर है, बिल्कुल भाई, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला। इस तरह का हॉलो ग्लास का स्फीयर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है r। आपने क्या किया, इसका एक पोर्शन काट दिया। अगर मैं इसका ये पोर्शन कट कर देता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, आपको ऐसा कुछ पार्ट दिखने वाला है। काटने से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलने से रहा, तो अभी भी इसका सेंटर तो वहीं कहीं लाई कर रहा होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अभी भी r होने वाला है। अब डिपेंडिंग ऑन आप पॉलिशिंग कहां करते हो, इसको नाम दिए गए हैं। जैसे अगर मैं इसकी इनर सरफेस पे पॉलिशिंग कर देता हूं तो इसकी ये सरफेस हो जाती है रिफ्लेक्टिंग, तो इसे नाम दिया जाता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, या इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों होता है ये 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा आप कर सकते हो कि आप सिल्वरिंग कर दो बाहर वाले पोर्शन पे, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अब ये केव जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही, मैं तो इस तरह से याद रख लेता हूं, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, या इसी को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। तो इस तरह से 2 मिरर हमारे सिलेबस में होते हैं, कर्व्ड मिरर, जिन्हें कि हम पढ़ते हैं, रेडियस है r। समझ आई क्या बात। तो इनको अब क्यों डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग बोला जाता है उस पर तो हम जाएंगे, पर पहले कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इनके लिए, वो मैं लिख लेता हूं, टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। सौम्य, इसका मतलब क्या है, ऑल केसेस विल कम, मतलब नहीं समझ रहा मैं, कौन से केसेस, क्या कहना चाह रहे हो भाई। 6 केसेस ऑफ कॉनकेव, ये सब नहीं पता बेटा, मैं 11th-12th में स्कूल नहीं गया था, अच्छी बात ये है, तो मैंने स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो मैं कोई 6 केस नहीं लिखाने वाला हूँ, ये सब टाइम पास हमसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी या फिर मास्टर साहब जो स्कूल में हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। कोई 6 केस, 8 केस, 10 केस हमारे पास नहीं है। वो सब मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, फोकस ये उधर ऑब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है, बीच में ऑब्जेक्ट है, भगवान के पास ऑब्जेक्ट है, धरती पे ऑब्जेक्ट है, वो सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो ये आपका कर्व्ड मिरर है, ठीक है भाई। तो जनरली ओ से आप या सी से आप रिप्रेजेंट कर देते हो किसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा होगा उसका सेंटर जहां लाई करता है उसे ही को हम कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि आपके कर्व्ड मिरर को इंटरसेक्ट करे, तो उसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या आपको कई जगह दिखेगा ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस और हमारे कर्व्ड मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे नाम दिया जाता है पोल। समझ आ रही बात। पोल से लेके सारी दूरियां पोल से ही मेजर की जाएंगी, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है ऑब्वियसली उसे क्या बोल दिया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, क्या ये एक सर्कुलर आर्क है या एक स्फीयर का हिस्सा है। ये एक स्फीयर का हिस्सा है, समझने की कोशिश करना। ये कटोरे की तरह होगा, एक बोल की तरह है, इस तरह से, समझ आ रहा है ना। जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज हम आंख के ऊपर लगाते हैं ना, उस तरह का शेप है इसका। तो यहां पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा होगा कुछ इस तरह से, है कि नहीं। तो ये जो रेडियस होती है स्मॉल आर, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ एपरेचर। समझ आया, रेडियस ऑफ एपरेचर बोल दिया जाता है इसे। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी, किसके लिए, मिरर्स के लिए।
एक उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, पोल होगा, रेडियस ऑफ एपरेचर होगा, ऑप्टिकल एक्सिस होगी। ये सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये टर्म जिसे हम कहते हैं पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे, तो अब किसे बोला जाता है पैरेक्सियल रे? तो जितने भी फॉर्मूले आप यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, आपको पता होगा मेरा फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हर लाइट के लिए वैलिड नहीं होगा। सारे फॉर्मूले जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरे के पूरे फॉर्मूले सिर्फ वैलिड भाई किसके लिए होंगे? पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड होंगे। किसे बोला जाता है पैरेक्सियल रे? तो पैरेक्सियल रे बोला जाता है अ रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू इट, एंड वेरी क्लोज टू इट। यानी कि जो आपकी रे है वो ऑप्टिकल एक्सिस के बहुत ही पास होनी चाहिए। पैरेलल हल्की सी ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी ये अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, तो जो रे हम ड्रॉ करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? वो ऑप्टिकल एक्सिस के बहुत ही पास होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं पैरेक्सियल रे। अब ये तो एक वेग सी बात हो गई, पर कुछ टर्म्स होंगी क्वेश्चन में जो कि श्योर कर देंगी कि आपकी रे पैरेक्सियल है। अच्छा, मिरर पे जब भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो सेंटर से पास करेगा, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो कोई रे आके अगर इस तरह से टकराती है तो ये आई कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे अगर पैरेक्सियल है तो पहली कंडीशन हो जाती है कि आई मस्ट बी वेरी स्मॉल। आई मस्ट बी वेरी स्मॉल यानी कि लेस देन 10 डिग्री। अगर आपका आई बहुत छोटा है, 10 डिग्री से छोटा है, तभी उस रे को आप नाम देते हो पैरेक्सियल रे का। समझ आ रही है बात? मैं फिर बोल रहा हूं, हर पैरेलल रे ऑप्टिकल एक्सिस से पैरेक्सियल नहीं होगी। यानी हर पैरेलल रे जो ऑप्टिकल एक्सिस से होगी उसके लिए फॉर्मूला जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो वैलिड नहीं होंगे। जो कुछ भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो सब कुछ वैलिड होगा सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए। पैरेक्सियल रे कौन सी रे होती है? पहली चीज, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, तो आप समझ जाओगे पैरेक्सियल है। दूसरा, रेडियस ऑफ एपरेचर इज वेरी स्मॉल। सीधी सी बात है, अगर आपका मिरर ही बहुत छोटा सा है, अगर इसका रेडियस ही बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा मिरर ही आपने लिया है, तो रेस तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल एक्सिस के पास ही होंगी। तो इससे भी हम समझ जाते हैं क्या कि रे कैसी है? पैरेक्सियल है। समझ आ रही है बात? लिख दिया जाए कि रे इज वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल एक्सिस, वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल एक्सिस, तो हम समझ जाएंगे कि रे पैरेक्सियल है। और चौथा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ नहीं बताया गया है और सीधे से आपको क्वेश्चन दिख जाए और आपको शक हो रहा हो कि भाई ऐसा कुछ बताया नहीं है, पैरेक्सियल है या नहीं है, पर मुझे लोकेशन पूछ लिए इमेज की, तो फिर आप क्या करोगे? सीधे सीधे से समझ लोगे कि वो पैरेक्सियल ही होगी, क्योंकि सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही इमेज फॉर्मेशन हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो कुछ स्पेसिफाई ना करने का मतलब भी हो गया कि उन्होंने पैरेक्सियल रे बोल दिया है। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये क्लियर है? अरे समझ आई क्या बात? चलिए, तो अब एक और टर्म आपने जो सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो द इंटरसेक्शन पॉइंट of a reflected paraxial ray coming parallel to optical axis, is called with the optical axis is called focus। मतलब क्या हुआ इसका?
कि अगर आपके पास एक पैरेक्सियल रे है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलती हुई आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑप्टिकल एक्सिस को जिस जगह पे कट करती है उस जगह को नाम हम देते हैं फोकस। तो ऐसी जितनी भी रेज इंफिनिटी से, ऑब्वियसली पैरेलल रेज हैं तो इंफिनिटी से ही आ रही होंगी, इंफिनिटी से आ रही हैं और स्पेसिफाइड है कि वो रेज कैसी हैं, पैरेक्सियल हैं, तो वो सभी कहां से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं। इसे हम नाम देते हैं फोकस। समझ आ रही है बात? तो द डिस्टेंस between pole and focus, the distance between pole and focus is called focal length, और इसे हम f से डिफाइन कर देते हैं। समझ आई क्या बात? और f को डिफाइन किया गया है किसी भी मिरर के लिए, वो हो जाता है r/2। r जहां पे क्या हो जाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी को यहाँ पे कोई समस्या? यानी कोई भी पैरेक्सियल रे अगर पैरेलल आ रही है ऑप्टिकल एक्सिस के, तो वो टकरा के ऑप्टिकल एक्सिस को कहां कट करती है, फोकस पे कट करती है। कोई कष्ट किसी को? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो बात आती है ये f बराबर r/2 कहां से आ गया, है कि नहीं? तो उसके लिए हम एक जनरल डेरिवेशन कर लेते हैं। तो मैं निकालूंगा डिस्टेंस where a parallel ray intersects the optical axis from pole। मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं, ध्यान देना मैंने कहीं भी पैरेक्सियल नहीं लिखा है, मैंने बोला है सिर्फ पैरेलल रे। अगर मैंने पैरेलल रे बोल दिया है तो इसमें तो सारी चीजें इंक्लूड हो गई होंगी, पैरेक्सियल और नॉन पैरेक्सियल दोनों। तो ये आपका मिरर है, मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है r। ये हो गई आपकी ऑप्टिकल एक्सिस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या है, r है, ये है हमारा पोल। एक सेकंड रुकना। ठीक है ना भाई? और ये आपकी रे पैरेलल चलती हुई आ रही है ऑप्टिकल एक्सिस से, ये इधर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कैसे पता लगेगा हमें? ऑब्वियसली हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर ये आई बहुत स्मॉल होता है तो रे कैसी हो जाती है, पैरेक्सियल हो जाती है, ये हमें पता है। अब ये रे रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाती है और ऑप्टिकल एक्सिस को यहां कट करती है कि नहीं? मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं n, जहां वो ऑप्टिकल एक्सिस को कट कर रही है। मेरा एम है ये डिस्टेंस फाइंड करना, यानी ये x कैलकुलेट करना। समझ आ रहा है क्या सभी को? तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नॉर्मल ड्रॉप कर दूंगा यहां पर, ठीक है ना, इस पॉइंट से। अब देखो ये एंगल आई है, तो मेरे भाई ये एंगल भी क्या है, आई है। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी क्या है, 90 है, और ये साइड कॉमन है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं? अरे दिख रहा है कि नहीं? हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, ये टोटल लेंथ कितनी है? ये टोटल लेंथ है r, तो उसकी आधी लेंथ कितनी होगी? तो उसकी आधी लेंथ होगी r/2। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ हो जाएगी r/2 sec i। ध्यान से देखना 90 डिग्री वहां पर है, तो r/2 sec i आपको मिलेगा। समझ आई क्या बात? तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x की वैल्यू मुझे मिली r माइनस r/2 sec i।
अरे समझ आई क्या बात? अगर उन्होंने बोला है कि कोई पैरेलल रे आती है जो मिरर पे टकराती है, बताओ कि रिफ्लेक्ट होके वो ऑप्टिकल एक्सिस को कहां कट करेगी, तो उसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम पोल निकालने का फॉर्मूला है x बराबर r माइनस आर बाई टू सेक आई। समझ आई क्या बात? इसी में देखो, इफ रेज आर पैरेक्शियल, इफ रेज आर पैरेक्शियल मतलब क्या है, I इज स्मॉल, I छोटा है बहुत, तो cos I कितना होगा मेरे भाई? cos I कितना होगा? छोटे एंगल के लिए cos थीटा को क्या कह देते हैं? 1। तो sec I कितना होगा? 1। पुट करो जरा यहाँ पे sec I r माइनस आर बाई टू, तो x आपको क्या मिला? r बाई टू। इसको नाम दिया गया था फोकल लेंथ या f। समझ आई क्या बात? तो सिर्फ और सिर्फ जब आपका I बहुत ही छोटा होगा, उसी समय पे x की वैल्यू क्या आ पाएगी? r बाई टू आ पाएगी, और आप कह पाओगे कि वो फोकस से पास कर रहे होंगे, क्योंकि x की दूरी फोकल लेंथ के इक्वल आ गई है। क्या ये क्लियर है? अरे क्या ये समझ आ रहा है क्या? तो यहां से आया था कि सारी पैरेक्सियल रेज कहां से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे जीवन में बोले कि मेरे भाई क्या हर पैरेलल रे जो ऑप्टिकल एक्सिस के आती है वो फोकस से पास करेगी, तो आप क्या कह दोगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये आपका मिरर है, ये आपका पोल है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, और ये आ गई आपकी रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने दे दिया है आपको 60 डिग्री। तो बताइए, डिस्टेंस वेयर रिफ्लेक्टेड रे intersects the optical axis। क्यों नहीं आ सकते भाई बोर्ड्स में अच्छे नंबर? तुम ऐसा कह रहे हो मेरे नोट्स खराब हैं? अरे भाई, मेरे नोट्स में तुम्हें चीजें दिख तो रही हैं, इससे ज्यादा क्या दिया है तुम्हारे बोर्ड्स में? क्या पूछा जाएगा तुमसे? तुम्हें स्कूल में यही सब तो पढ़ाया गया होगा, वही सब तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो फिर बोर्ड्स के लिए अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना भाई, फिर क्या समस्या है? और मैं तो लिखित बता सकता हूँ, इतना सब तो डिटेल में पढ़ाएंगे भी नहीं स्कूल में, लिख लो कहीं भी। अगर पढ़ा रहे हो स्कूल में तो मैं छत से कूदने को तैयार हूँ। इतना प्लेन मिरर किसी ने पढ़ाया होगा? बताओ भाई, आंसर क्या आएगा? कई लोग आश्चर्यचकित तरीके से सही आंसर दे रहे हैं, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो भाई x बराबर r माइनस आर बाई टू सेक 60 डिग्री अर्थात 0। तो बात एकदम सही है, ये पोल पे टकराती है, फिर इधर टकराती है और पैरेलल निकल जाती है। ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है ना, पर यहाँ आप बता सकते हो कि कहाँ इंटरसेक्ट हुई थी, तो एग्जैक्टली वो पोल पे हिट करके वापस चली गई। अरे समझ आया क्या? कोई कुछ भी वैल्यू दे, आप बता सकते हो। हमेशा फोकस आंसर देना गलत हो जाएगा। फोकस सिर्फ तब वैलिड है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा हो? स्मॉल हो। अरे समझ आ रहा है क्या? बढ़िया सौरभ जी। एक और करना चाहता है क्या कोई? एक और? नहीं? यस क्या बेटा? वैल्यू तो पुट करनी है, करना है क्या इसमें? करना है, कर लो यार।
संतुष्ट कर देते हैं तुम्हें, क्या बताएं इसमें। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो भाई, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। अरे आ गया होगा, है ही क्या इसमें। ठीक है, तो चलो, ये तो हमने डिफाइन कर ली चीजें। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको क्या बताई, टर्मिनोलॉजी बताई है। ठीक है, अब हम डिफाइन करने वाले हैं मिरर्स फॉर्मूला। याद रखना वैलिड है सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए। तो मिरर फॉर्मूला हमारी मदद करेगा किस चीज में, ये मदद करेगा आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने में, ठीक है ना। तो देखो, ये आपका कर्व्ड मिरर हो गया। अरे कैमरा बंद करो अपना यार। ठीक है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहां मान लेता हूं कि आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई थी। तो क्या होगा, रे यहां से चल के जाएगी ऑब्जेक्ट से, मिरर के ऊपर गिरेगी, इस तरह से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है ना, हमें पता है। और यहाँ कहीं फॉर्म हो जाएगी उसकी क्या, इमेज। तो मैं मान लेता हूं, या थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेता हूं, या ठीक है काम हो जाएगा वैसे। देखो, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल था, ये एंगल था अल्फा, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट का जो एंगल है वो एंगल है बीटा। ठीक है, ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई है। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं एम, इसे मैं नाम दे देता हूं ओ, इसे मैं नाम दे देता हूं ओ, जो भी मैंने दिया है देखते रहना। दो ओ हो गए हैं तो गड़बड़ हो गई, इसे नाम दे देते हैं पी। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे पीएम इज नेग्लिजिबल, पीएम इज नेग्लिजिबल। पीएम नेग्लिजिबल क्यों है, पैरेक्सियल रे। अरे है कि नहीं, पीएम नेग्लिजिबल है क्योंकि पैरेक्सियल रेज हैं। क्लियर है ना। अच्छा, इसे मैं नाम दे देता हूं गामा, नाम दे दिए बस। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की दूरी को जनरली रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा यू से, इमेज की दूरी को जनरली रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा वी से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को जनरली रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा आर से, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कि नहीं। बस ध्यान से देखना जरा, अगर भाई मैं लिखूं टेन अल्फा, टेन अल्फा, देख पा रहे हैं सब लोग, टेन अल्फा एन एम अपॉन एम ओ, अरे दिख रहा है कि नहीं, एन एम अपॉन एम ओ, इसी को मैं लिख सकता हूं एन एम या एन पी अपॉन पीओ। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि एम और पी तो एक ही पॉइंट है लगभग, हमने ये पहले ही कह दिया क्योंकि रे पैरेक्सियल है। सिमिलरली मैं अगर टेन बीटा लिखता हूं तो टेन बीटा मुझे मिलेगा एन पी बाय पीसी। टेन गामा अगर मैं लिखूं तो मुझे गामा क्या मिल जाएगा, टेन गामा अगर आप लिखते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी टेन गामा की कितनी, एन पी बाय पी आई। अरे समझ पा रहे हो, है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज हमें यहां से दिख रही है, देखो जरा, एंगल्स के बीच में आपको रिलेशन निकालनी है, ठीक है ना। ये एंगल था अल्फा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल भी कितना होगा, पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, अल्फा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ठीक है ना। नहीं, ये 90 माइनस अल्फा नहीं हुआ। क्या रिलेशन आ जाएगी वैसे हमारे पास, इसको मैं बोल दूं कुछ आर,
ठीक है ना, या आई बोल दो, इसे आई बोल दो। इसे अगर मैं बोल दूं आई, तो ये भी क्या होगा, आई। हमें ये समझ आ रहा है? तो देखो, पहले मैं लिख सकता हूं कि बीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए अल्फा प्लस आई, मैथ से अल्फा प्लस आई ये होना चाहिए बीटा, और देखो बीटा प्लस आई ये होना चाहिए गामा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? अरे मैथ से मेरे भाई, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके हो गया ये एंगल, और ये एंगल और ये एंगल मिलके हो गया ये वाला एंगल। साधारण है बहुत ही, ठीक है ना। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। मिल रहा है कि नहीं? और अब देखो, अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, तो स्मॉल के लिए tan अल्फा ये तो हो गया अल्फा, tan बीटा ये तो हो गया बीटा, और tan गामा ये हो गया भाई गामा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं ऊपर से। तो 2 टाइम्स tan बीटा यानी कि np बाय pc, pc की वैल्यू है भाई r, ये होना चाहिए tan अल्फा यानी कि np बाय po यानी कि u, प्लस tan गामा np बाय पी आई यानी कि v। np 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 कट गया, और r/2 क्या होता है, फोकल लेंथ। अरे होता है कि नहीं होता फोकल लेंथ? तो भाई बस देखो जरा, आंखें चमक गई होंगी तुम्हारी, तुम्हें आंसर मिल चुका है। 1/f बराबर होना चाहिए 1/v प्लस 1/u, जहां पे f की वैल्यू है r/2। इसी को हम बोलते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला। अरे समझ आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? क्या क्या लिख दिया भाई लोगों ने? क्या क्या लिखे जा रहे हो भाई? अरे क्या क्या लिख रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो, पढ़ने तो दो। प्लीज लिखना बंद कर दो कोई। प्रूफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई, बोर्ड में आ सकता है। चलो, किसी को कोई डाउट? मिरर मेकर फॉर्मूला होता ही नहीं है विदित जी, पता नहीं कहां से ले आए आप। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। किसी ने आपको रैंडमली चिपका दिया मिरर मेकर फॉर्मूला, इसमें बना थोड़ी रहे मिरर मेकर तो कांच को काटना है, मिरर बन गया। लेंस बनाने में थोड़ा म्यू व्यू का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये है आपका फॉर्मूला। यहां पे याद रखना, ये एफ है आपका फोकल लेंथ, वी है आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू है आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बोलो चमका कि नहीं? अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कब, अगली क्लास में। तो एंड कर देता हूं भाई आज मैं यहाँ। धन्यवाद।